बच्चों चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो अगला एक्ट है बच्चे सभी लोग ध्यान से देखेंगे 1833 का एक्ट, 1833 का एक्ट। तो जैसा बच्चे कि मैंने आपको बताया था 1813 के एक्ट में कंपनी के व्यापार पे क्या की गई, प्रतिबंध की गई। लेकिन आपने देखा कि वो जो प्रतिबंध था वो पूर्णतः नहीं था, यानी कंपनी को अभी भी चाय और चीन के साथ व्यापार क्या किया गया था, फ्री किया गया था, लेकिन कंपनी कहीं ना कहीं नियंत्रण में नहीं थी। क्लियर है। तो इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चे, अगला एक्ट पारित किया जिसका नाम था 1833 का एक्ट। अब हमें देखना है कि इस एक्ट में क्या हुआ। क्लियर है। तो इस एक्ट में सबसे पहले याद रखिएगा बच्चे कि इस एक्ट में यह किया गया कि जो कंपनी का व्यापार था, क्लियर है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि कंपनी के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध, कंपनी के व्यापार पर पूर्णतः क्या लगाया गया बच्चे, प्रतिबंध लगाया। स्पष्ट है। तो सभी लोग याद रखिएगा कि जो कंपनी का व्यापार है उस पर पूरी तरीके से क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। क्लियर है। तो 1833 के एक्ट में हमने ये देखा कि जो कंपनी का व्यापार पे था उस पर पूरी तरह प्रतिबंध, कंप्लीट प्रोहिबिशन। क्लियर है। नाउ अब बच्चे जरा सोचिए कि जब कंपनी के व्यापार पे अब पूरी तरह क्या हुआ, प्रतिबंध लग गया, लेकिन यहां पर एक अंतर ही आया कि धीरे धीरे कंपनी का जो प्रसार था वो पूरे भारत में हो रहा था। इसका मतलब बच्चे जब कंपनी का प्रसार भारत में हो रहा था तो अब सिर्फ बंगाल नहीं था, अब तो पूरा भारत हो रहा था। तो जो गवर्नर जनरल का पद था वो किसके लिए था, तो गवर्नर जनरल का पद तो सिर्फ बंगाल तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे भारत का आकार बढ़ रहा था तो क्या गवर्नर जनरल के पद को भी बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी। तो सभी बच्चे याद रखना है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, यहां केयर कीजिएगा बच्चे, क्लियर है, कि बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो याद रखना हमें कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब किसका गवर्नर जनरल बन गया बच्चे, तो बंगाल का गवर्नर जनरल अब जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। यहां याद रखेंगे कि पहले तो कंपनी के व्यापार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा बच्चे, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया बच्चे, अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। स्पष्ट है। क्यों, क्योंकि उनका काम कर रहा क्या हो रहा था बच्चे, बढ़ रहा था। क्लियर है। तो हमने ये देखा कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। क्लियर है। अच्छा, फिर याद रखेंगे बच्चे कि प्रथम बार, यानी कि पहली बार, प्रथम बार जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, क्लियर है बच्चे, याद रखेंगे कि प्रथम बार गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति हुई। किसकी नियुक्ति हुई बच्चे, विधि सदस्य की नियुक्ति हुई। इस बात को हमें याद रखना है कि देखा गया कि 1833 का एक्ट था बच्चे, इस एक्ट में देखा गया कि प्रथम बार जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें एक विधि सदस्य की नियुक्ति हुई। किसकी नियुक्ति हुई बच्चे, विधि सदस्य की नियुक्ति हुई। और जो विधि सदस्य बना, याद रखेंगे कि और जो प्रथम विधि सदस्य बना, जो यहां विधि सदस्य बनकर आया था, तो सभी लोग याद रखिएगा बच्चे कि जो प्रथम विधि सदस्य था उसका क्या नाम था, मैकाले। तो हमने ये देखा कि 1833 के एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति हुई। और यह विधि सदस्य कौन था बच्चे, तो इस विधि सदस्य का नाम था मैकाले। क्लियर है। अच्छा, अब याद ये भी रखना है कि मैकाले की अध्यक्षता में, क्लियर है बच्चे, इसी मैकाले की अध्यक्षता में फिर एक विधि आयोग भी बना। क्या बना बच्चे, विधि आयोग बना। तो हमने ये देखा कि पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को नियुक्त किया गया। यह पहला विधि सदस्य कौन था, मैकाले। और उसी मैकाले की अध्यक्षता में फिर क्या बना दिया गया बच्चे, एक विधि आयोग बनाया। पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा बच्चे, हमें यहाँ ये रखना है कि मैकाले जो है इंपॉर्टेंट है, हमें मैकाले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को सीखना है। क्लियर है। तो चलिए पहले मैं इसे मिटा दूं, ये सीख चुके हैं आप लोग। ओके,
क्लियर है? अच्छा, अब जरा मैकाले की बात करते हैं बच्चे, स्पष्ट है? यहां देखिए, हमें मैकाले के बारे में जानना है। तो बच्चे सबसे पहले मैकाले के बारे में एक बात जानिएगा कि मैकाले क्या था। मैकाले भारत एवं भारतीयों से, इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि मैकाले भारत एवं भारतीयों से घृणा करता था। क्या करता था बच्चे? घृणा करता था। ये सच कहा जाए तो ये भारत के लोगों को पसंद नहीं करता था। तो हमें याद रखना है कि मैकाले जो था वो भारत और भारतीयों से क्या करता था? घृणा करता था। और बच्चे इसने क्या कहा था कि भारत के जितने भी धर्म है, सही बच्चे ध्यान से सुनिएगा, इसी लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि भारत के जितने भी धर्म हैं, जितनी भी परंपराएं हैं, इनकी संस्कृति, इनके धार्मिक ग्रंथ, सब कुछ कूड़े में फेंकने के लायक हैं और ब्रिटेन की रॉयल लाइब्रेरी के अलमारी का एक कोना ही इनसे क्या है? बेहतर है। तो हम समझ सकते हैं बच्चे कि किस तरीके से लॉर्ड मैकाले की भारत के प्रति या भारतीयों से क्या थी बच्चे? घृणा थी। क्लियर है? अच्छा, फिर इसने कहा था बच्चे कि जो भारत के लोग हैं उन्हें क्या करो? उन्हें अंग्रेजी की शिक्षा दो। क्या कहा बच्चे इसने? कि भारत के लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा दो ताकि भारत के लोग उठने बैठने बोलने चालने में अंग्रेज हो जाएं पर दिखने में क्या लगे? भारतीय लगे। पूरी बात समझ में आ गई? यानी भारत के लोग दिखने में तो भारतीय हो पर अपने आचरण में क्या हो जाए? अंग्रेज हो जाए। तो बच्चे बताओ, भारत में पहली बार किसने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया? कौन था वो? लॉर्ड मैकाले। क्लियर है बच्चे? तो फिर याद रखिएगा कि फिर इसने क्या किया बच्चे? यही था जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। क्लियर है? तो इसने क्या किया बच्चे? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का क्या किया? समर्थन किया बच्चे। और इसी ने कहा था कि भारत के लोगों को क्या करो? ब्रिटिश सरकार में नौकरी दो ताकि भारत के लोग अंग्रेजी शिक्षा को ले ब्रिटिश सरकार में नौकरी के लिए। और जब भारत के लोग ब्रिटिश सरकार में नौकरी करते थे बच्चे, उनकी हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक क्लर्क की होती थी और कुछ नहीं। क्लियर है? अच्छा, फिर देखिए, इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है बच्चे कि इसी ने क्या किया था? शिक्षा का टपकन सिद्धांत दिया था। क्या दिया था बच्चे? इसने शिक्षा का टपकन सिद्धांत दिया। यानी इसने कहा था कि ये जो पढ़े लिखे जो भारतीय हैं, जो अंग्रेजों के दोस्त बनते थे। क्लियर है? तो बच्चे ये जो पढ़े लिखे भारतीय थे, बड़े घर के लोग, ये अंग्रेजों के दोस्त बनते थे क्योंकि ये इंग्लैंड से क्या करते थे? वकील बनकर आते थे। तो इस मैकाले ने ये कहा कि ये जो पढ़े लिखे भारतीय हैं, इन्हें तो अंग्रेजी की शिक्षा मिल गई, अब क्या करो कि अंग्रेजी की शिक्षा के लालच भारत के और के लोगों को दो ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में नौकरी मिले। और इन्हीं पढ़े लिखे लोगों से अंग्रेजी की जो शिक्षा है वो छन छन कर निचले स्तर पर जाएगी और भारत के लोग अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि मैकाले ही था जिसने शिक्षा का क्या दिया? टपकन सिद्धांत दिया। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई बच्चे आपको? ठीक है, चलिए फिर हम आगे लौटते हैं कि और क्या था 1833 के एक्ट में। तो फिर बच्चे याद रखिएगा कि 1833 के एक्ट में ही भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। क्या किया गया बच्चे? दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। स्पष्ट है? तो हम देख सकते हैं कि 1833 का एक्ट कितना महत्वपूर्ण था बच्चे कि इसी में दास प्रथा को भी क्या किया गया? गैर कानूनी घोषित किया गया। यहां तक पूरी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए बच्चे अब हम अपने अगले एक्ट की ओर चलते हैं। पहले आप ये समझ गए, मैं मिटा दूं इसे? ओके, अब बच्चे हम अपने अगले एक्ट की ओर चलते हैं। और देखिए बच्चे, एक्ट्स बहुत सारे हैं, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट एक्ट्स को कवर करना है जिससे हम अपने मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्लियर है बच्चे? जो हमारा अगला एक्ट है वो है 1853 का एक्ट। क्लियर है? इस एक्ट में सिर्फ एक बात याद रखना है बच्चे और कुछ नहीं। याद रखिएगा, इसी एक्ट में क्या हुआ? भारत में खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हो गई। किसकी बच्चे? भारत में खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत। तो हमें इस बात को याद रखना है, सभी बच्चे याद रखिएगा कि इसी एक्ट में क्या हुआ कि भारत में
पहली बार या खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हो गई, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने तो भारत के लोगों को कहा ही था कि इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट में नौकरी दो। तो आपको ये बस याद रखना है कि वो 1853 का ही एक्ट था बच्चे, जिसमें भारत में क्या हुआ, खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। यहां तक पूरी बात समझ में आई। अच्छा बच्चे, इसके बाद क्या हुआ, इतिहास ने करवट लिया। करवट इस सेंस में बच्चे, क्योंकि ठीक 1857 का विद्रोह हुआ जिसमें मंगल पांडे को सजा हुई थी बच्चे, मौत हुई थी उनकी, सजाए मौत दे दी गई थी। तो जब 1857 का विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरे तरीके से कुचल दिया या दबा दिया, उसके बाद क्लियर है, ब्रिटेन की रानी ने बच्चे फिर एक एक्ट पारित किया था। यह एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी एक्ट को कहा गया था बच्चे ब्रिटिश क्राउन एक्ट 1858, 1858 का ब्रिटिश क्राउन एक्ट। क्लियर है, मैं मिटाऊं बच्चे इसे? ओके, चलिए हम अपने अगले एक्ट की ओर चलते हैं। तो बच्चे जो हमारा अगला एक्ट है उसका नाम है ब्रिटिश क्राउन एक्ट, ब्रिटिश क्राउन एक्ट 1858। क्लियर है? चलिए बच्चे, ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ब्रिटिश क्राउन एक्ट की पृष्ठभूमि क्या थी, इसके पीछे क्या बात थी। बच्चे याद रखिएगा कि 1857 का विद्रोह हो चुका था, जिसे कहा गया था कि यह एक सैन्य विद्रोह है। तो बच्चे ब्रिटेन की रानी ने यह सोचा कि आखिर इतना बड़ा विद्रोह हो गया और कंपनी को पता भी नहीं चला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी को पता भी नहीं चला और इतना बड़ा विद्रोह हुआ? अगर यह विद्रोह सफल हो जाता, अगर यह विद्रोह क्या होता बच्चे, सफल हो जाता, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ कर फेंक दिया जाता, यानी कहीं ना कहीं भारत नाम की जमीन निकल जाती, सोने की चिड़िया निकल जाती बच्चे, पूरा का पूरा मसाला बाजार हाथ से निकल जाता। लेकिन बच्चे रानी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके हाथ से इतनी बड़ी जमीन निकल जाए और मसाला बाजार निकल जाए। बस रानी ने इसीलिए बच्चे जो एक्ट पारित किया था उसका क्या नाम था, ब्रिटिश क्राउन एक्ट। लेकिन बच्चे जो ब्रिटिश क्राउन एक्ट था, अब देखिए इस एक्ट में क्या हुआ। तो बच्चे याद रखना है कि इस एक्ट में भारत पर से, याद रखिएगा बच्चे, कि भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का, भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चे? फिर से ध्यान से देखेंगे सभी लोग कि हमने ये कहा कि इस एक्ट में भारत पर से ईस्ट इंडिया, बच्चे EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार क्या हुआ, समाप्त कर लिया। इसका मतलब हो गया कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं रहेगा। तो ठीक है, चलो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं रहेगा, तो किसका शासन रहेगा? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन ने, यानी ब्रिटेन का रानी या राजा जो भी हो बच्चे, तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर अधिकार कर लिया। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो हमने ये देखा कि ब्रिटिश क्राउन ने क्या कर लिया, अब भारत पर अधिकार कर लिया। इसका मतलब है बच्चे अब भारत पर किसका राज है? तो क्या कहेंगे, ब्रिटिश क्राउन का राज है, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और अब भारत पर ब्रिटिश क्राउन ने अधिकार कर लिया। अब भारत जो है वो ब्रिटिश क्राउन का अधिकार में है और भारत के लोग अब किसकी प्रजा हैं, ब्रिटिश क्राउन के। क्लियर है बच्चे? यहां पर मैं आपको दो शब्दों का अर्थ सिखाता हूं, क्योंकि ये दो शब्द जनरली हमें समझ में नहीं आती और जब भी क्वेश्चन आता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं। जरा सीखते हैं बच्चे। एक शब्द होता है उपनिवेश, यहां सभी लोग केयर कीजिएगा। क्या होता है बच्चे? एक शब्द उपनिवेश, और दूसरा शब्द होता है बच्चे साम्राज्यवाद। दूसरा शब्द क्या होता है? साम्राज्यवाद। तो हमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद दोनों का मतलब समझना है। क्लियर है? तो बच्चे याद रखिएगा कि जब कोई देश किसी दूसरे देश का आर्थिक शोषण करे, क्लियर है बच्चे, यदि कोई देश दूसरे देश का आर्थिक शोषण करे तो आप उसे क्या कहेंगे? उपनिवेश कहेंगे। तो सोचो बच्चे कि 1858 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत का क्या कर रही थी? आर्थिक शोषण ही, रुपए पैसे का शोषण ही तो कर रही थी। तो भारत क्या हो गया? उपनिवेश। लेकिन यदि कोई देश
दूसरे देश का राजनीतिक शोषण करे। कौन सा शोषण बच्चे? अगर राजनीतिक शोषण करे तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? साम्राज्यवाद। और राजनीतिक शोषण का मतलब है उसकी जमीन पर अधिकार कर ले, वहां राजनीति संभाल ले। क्लियर है? तो बच्चे याद रखिए कि भारत को आप देख सकते हैं कि भारत कंपनी में उपनिवेशवाद भी रहा और भारत साम्राज्यवाद का शिकार भी रहा। तो देख सकते हैं बच्चे कि किस तरीके से सोने की चिड़िया जो थी वो उपनिवेश भी रही और साम्राज्यवाद का शिकार भी रही। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, तो हमने इस चीज को सीखा कि पहले उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर था। बच्चे पहले मैं इसे मिटाऊं इस पॉइंट्स को। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे हमने क्या देखा कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त किया गया और भारत पर किसने अधिकार किया? ब्रिटिश क्राउन। अब बच्चे मुझे यह बताइए कि कंपनी के अधीन सबसे बड़ा पद कौन था? तो हम क्या कहेंगे कि सबसे बड़ा जो पद था वो क्या था? गवर्नर जनरल का पद। तो याद रखेंगे कि इस एक्ट में जब बच्चे कंपनी खत्म हो गई तो गवर्नर जनरल का पद भी क्या हो गया बच्चे? समाप्त हो गया। तो हमने ये देखा कि 1858 के एक्ट में गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और गवर्नर जनरल की जगह जो नया पद बना बच्चे उसे क्या कहा गया? वाइसरॉय। तो याद रखेंगे कि एक नया पद बना और उसी का क्या नाम था? वाइसरॉय। यानी गवर्नर जनरल ही अब क्या कहलाएगा बच्चे? वाइसरॉय। भूलेंगे नहीं कि गवर्नर जनरल ही अब क्या कहलाएगा? वाइसरॉय। बस गवर्नर जनरल के नाम का पद समाप्त हो गया और वाइसरॉय का क्या है बच्चे? नया पद बना। अब है कि पहला वाइसरॉय कौन था? क्लियर है? तो सभी लोग यहां पर याद रखेंगे कि भारत का प्रथम वाइसरॉय, भारत का प्रथम वाइसरॉय जो था बच्चा उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था बच्चे उसका? लॉर्ड कैनिंग। तो इस बात को याद रखिएगा कि अब जो है भारत में गवर्नर जनरल का पद खत्म हुआ और गवर्नर जनरल की पद की जगह एक नया पद बना बच्चे और उस नए पद का क्या नाम था? वाइसरॉय। और पहला वाइसरॉय कौन बना? तो हम क्या कहेंगे? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है? तो हमने देखा बच्चे कि जो लॉर्ड कैनिंग है वो क्या हुआ? पहला वाइसरॉय बना। और बच्चे इसी लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? इस बात को याद रखेंगे सभी लोग कि ये जो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग ने बच्चे लाल किला पर अधिकार किया। लाल किला पर अधिकार किया एवं बहादुर शाह जफर को हटा दिया। एवं बहादुर शाह जफर को लाल किले से क्या किया बच्चे? निकाल दिया। आपसे ये पूछा जा चुका है बच्चे कि किसने बहादुर शाह जफर को लाल किले से निकाल दिया या किसने बहादुर शाह जफर को ये कहा कि लाल किला खाली करो? वो कौन था बच्चे? लॉर्ड कैनिंग था। तो हमें याद रखना है कि 1858 के एक्ट में जो लॉर्ड कैनिंग था बच्चे इसने ही क्या किया कि लाल किले पर भी अधिकार कर लिया बच्चे। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहादुर शाह जफर को भी अब लाल किले से हटाया गया, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं लाल किला तो भारत के सम्मान का प्रतीक था। भारत का शासन इसी में रहता था शासक। अब लाल किले पर अधिकार करने का मतलब है पूरे भारत पर अधिकार कर लेना। स्पष्ट है? तो चलिए, ये तो हमने सीखा बच्चे कि क्या क्या किया गया। लेकिन याद रखिए रानी इस पर भी खुश नहीं हुई। अब रानी ने क्या किया कि एक पद बनाया बच्चे और उस पद का नाम था भारत राज्य सचिव। क्लियर है? तो हमें इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि अब एक और पद बना और उस पद का क्या नाम था? भारत राज्य सचिव। तो इस बात को याद रखिएगा कि 1858 के एक्ट में रानी ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक नया पद बना बच्चे और इस नए पद का क्या नाम था? भारतीय राज्य सचिव। क्लियर है? अब प्रश्न यह है कि जो भारत राज्य सचिव बना, तो बच्चे क्या आप जानते हैं कि भारत राज्य सचिव का पद कहां के लिए बना था? इंडिया के लिए, भारत के लिए। तो भारत राज्य सचिव कहां बैठेगा? भारत में या कहीं और? तो एक बात याद रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे। कहने को ये भारत सचिव का पद है, लेकिन भारत राज्य सचिव का पद कहां बना था बच्चे? इंग्लैंड में। तो भारत राज्य सचिव कहां बैठेगा? इंग्लैंड में। तो याद रखेंगे
कि भारत राज्य सचिव वायसराय से बात करेगा और वायसराय से जानकारी राज्य सचिव को आएगी और राज्य सचिव फिर किसे देगा, ब्रिटिश क्राउन को देगा या ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा। क्लियर है। अच्छा बच्चे, इस पर भी रानी खुश नहीं हुई क्योंकि वो जान रही थी कि इतना बड़ा मसाला बाजार निकल जाता, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह हुई थी। क्लियर है। अब भारत राज्य सचिव का पद तो बना, इसके बाद क्या हुआ कि रानी ने फिर एक और पद बनाया बच्चे, एक और परिषद बनाई। क्लियर है। चलिए पहले मैं इसे मिटा दूं। ओके, ठीक है। अब यहां सभी लोग केयर कीजिए। इसके बाद बच्चे राज्य सचिव का पद बना, तो राज्य सचिव की मदद के लिए भारत परिषद का गठन हुआ। किसका गठन हुआ बच्चे? भारत परिषद का गठन हुआ। तो हमें यह भी याद रखना है कि भारत राज्य सचिव के पद के बाद भारत परिषद का गठन हुआ और भारत के परिषद में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य। तो हमने देखा कि एक भारत राज्य सचिव का पद बना, उसके बाद भारत परिषद का गठन हुआ। अब क्वेश्चन है कि भारत परिषद कहां थी? तो याद रखना है बच्चे कि जो भारत परिषद थी वो भी कहां पर थी? इंग्लैंड में थी। तो कहने को ये भारत का मामला देखेंगे, पर कहां बैठेंगे ये सारे बैठेंगे बच्चे इंग्लैंड में। लेकिन क्वेश्चन है बच्चे कि भारत राज्य सचिव भारत के मामले को देखेगा, भारत परिषद भी भारत के मामले को देखेगा, तो इनको सैलरी कौन देगा, वेतन कौन देगा? तो ये कहा गया बच्चे कि इनको जो वेतन है वो किससे दिया जाएगा? भारत से दिया जाएगा। यानी ये पद भारत के लिए बना, इंग्लैंड में बैठे हैं और सैलरी इनको वेतन भी कौन देगा? भारत देगा। यहां तक क्लियर है। अच्छा बच्चे, इसके बाद भी रानी जो है संतुष्ट नहीं हुई क्योंकि वो बार बार यही सोचती थी कि इतना बड़ा विद्रोह हो गया तो हमें पता क्यों नहीं चला। तो बच्चे याद रखिएगा कि रानी ने यह देखा था कि भारत के लोगों में एकता हो गई थी। जब तक एकता नहीं होती तब तक विद्रोह कैसे होता? और भारत में एकता किस में हो गई? धार्मिक एकता में हो गई, हिंदू मुस्लिम वाली एकता हो गई। तो रानी ने कहा कि यहीं पर हिंदू मुस्लिम को तोड़ो ताकि इनमें दोबारा एकता नहीं हो। और याद रखिएगा बच्चे, हिंदू मुस्लिम को तोड़ना शुरू किया और यहीं पर बच्चे धार्मिक तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। तो इस एक्ट में फिर किसकी नीति अपनाई गई बच्चे? धार्मिक तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई ताकि भारत में धार्मिक एकता तोड़ दो कि दोबारा लोग एक नहीं हो पाए बच्चे। और जब दोबारा एक होंगे ही नहीं तो क्या दोबारा कभी ऐसा विद्रोह होगा? नहीं होगा। तो चलिए बच्चे, यहां हमने ब्रिटिश क्राउन एक्ट 1858 को अच्छे से सीखा। हम अपने अगले एक्ट की ओर चलते हैं। चलिए मैं इसे मिटाता हूं। बच्चा अब हमारा अगला एक्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद, अभी कहा था ना बच्चे इंग्लैंड में भारत परिषद बना था। अब वो जो भारत परिषद थी वो कानून बना रही है। क्लियर है बच्चे? तो भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। बच्चे यहां से अभी हाल ही में प्रश्न आया हुआ है, शायद 2015 या 16 में आया हुआ है बच्चे। क्लियर है? जरा इसको सीखते हैं कि यहां पे क्या प्रश्न आया था। तो सबसे पहले याद रखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ था। क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा इसमें ही पहली बार भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई बच्चे? पोर्टफोलियो प्रणाली। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, शायद आप नहीं समझ पाए होंगे कि पोर्टफोलियो प्रणाली में क्या बता रहा हूं। यही क्वेश्चन आया था। तो याद रखिएगा कि भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की क्या हुई बच्चे? शुरुआत हुई। क्लियर है? चलिए समझते हैं कि पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है। बच्चे याद रखिए, पोर्टफोलियो प्रणाली को हम अपने आसान शब्द में कहते हैं विभागीय प्रणाली। क्या कहते हैं बच्चे? विभागीय प्रणाली। अब समझ में आया? जैसे नहीं कहते बच्चे कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में विभाग बने हुए हैं, जैसे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री। तो बच्चे ये जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, तो हमें याद रखना है कि यही विभाग जो है बच्चे, इसी को हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम है। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी, तो आप क्या कहेंगे? 1861 के अधिनियम। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि 1861 के अधिनियम में भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। क्लियर है? अच्छा बच्चे जरा एक बात सोचिए, अगर विभागीय प्रणाली हो गई तो अलग अलग विभाग बन गए और सबको उनका विभाग बट जाएगा।
तो बच्चे अगर सबको विभाग मिलेगा तो जब विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, डिसीजन लेंगे, तो जिनके पास विभाग होगा वही निर्णय लेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता बच्चे कि किसी मुद्दे पर यह बहस हो जाए कि किसके निर्णय को माना जाएगा? यह भी तो हो सकता है, क्योंकि सभी अपने अपने विभाग के क्या हैं, मालिक हैं। तो बच्चे याद रखिएगा, इसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो अंतिम शक्ति थी वो किसे दे दी गई? वायसराय को दे दी गई। तो याद रखिएगा बच्चे कि जो अंतिम शक्ति है उसे ही हम क्या कहते हैं? अध्यादेश। तो सभी लोग याद रखेंगे कि वायसराय के पास अध्यादेश की शक्ति दी गई। क्लियर है? यानी अंतिम निर्णय। याद रखिएगा बच्चे, अध्यादेश का मतलब ऐसे सोचिए अंतिम निर्णय। तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो अंतिम निर्णय अभी भी कौन लेगा बच्चे? वायसराय लेगा। तो हम इसी से समझ सकते हैं कि वायसराय कितना मजबूत है, क्योंकि अभी भी अंतिम शक्ति किसके हाथ में दे दी गई है? वायसराय के हाथ में। क्लियर है? तो इस बात को याद रखना है बच्चे कि 1861 के अधिनियम में भारत में विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई थी और अंतिम शक्ति जो थी वो वायसराय के हाथों में दे दी गई थी। यहां तक समझ में आया? चलिए बच्चे हम आगे बढ़ते हैं अब अगले एक्ट की ओर। तो बच्चे जो हमारा अगला एक्ट है, पहले मैं इसे मिटाऊं। ओके बच्चे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस आप इसको अच्छे से कवर रखना। आई होप सो कि क्वेश्चन क्लास नोट से बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? और जितना समझा रहा हूं, चाहे आप क्लर्क में बैठो या यूपीएससी में बैठो, पीसीएस में बैठो। क्लियर है? चलिए अगला एक्ट है बच्चे हमारा भारत परिषद अधिनियम 1873। बच्चे ये एक्ट सिर्फ एक पॉइंट के लिए जाना जाता है, वो सीखिए क्या है। इस एक्ट में यह कहा गया था बच्चे कि कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। क्लियर है बच्चे? इस एक्ट में क्या कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। क्लियर है? तो हमने देखा कि इस एक्ट में यह कहा गया कि कंपनी को कभी भी क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। और बच्चे इस बात को हमें याद रखना है कि 1884 में, क्लियर है बच्चे, कंपनी को क्या किया गया था? समाप्त भी कर दिया गया था। तो बस हमें आपको बस ये याद रखना है कि कंपनी को कभी भी क्या किया जा सकता है बच्चे? समाप्त किया जा सकता है। और 1 जनवरी 1800, क्लियर है बच्चे? सभी यहां पे क्लियर करेंगे। 1 जनवरी 1884 को, सब बच्चे देख लीजिए, 1 जनवरी 1884 को कंपनी को समाप्त कर दिया गया। कंपनी को क्या किया गया बच्चे? समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? तो आपको यह याद रखना है कि ठीक 1 जनवरी 1884 को क्या किया गया बच्चे? कंपनी को समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? इसलिए 1873 का एक्ट हमारे लिए क्या होता है बच्चे? थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। स्पष्ट है? चलिए मैं मिटाऊं इसे। सीख चुके हैं आप लोग? ओके बच्चे, अब हम अपने अगले एक्ट पर चलते हैं। और जो हमारा अगला एक्ट है बच्चे वो है 1892 का एक्ट। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जरा सीखते हैं। 1892 का एक्ट। क्लियर है बच्चे? इस एक्ट में क्या हुआ? तो याद रखिएगा कि इस एक्ट में बच्चे सबसे पहले भारत में जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। क्लियर है? तो हमें इस बात को याद रखना है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में 1892 में यह देखा गया बच्चे कि भारत में सर्वप्रथम क्या हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। क्लियर है बच्चे? अच्छा, फिर याद रखेंगे इसी एक्ट में बजट पर बहस का अधिकार मिला। बजट पर अब बहस होगा, पहले नहीं था बच्चे। तो बजट पर बहस का क्या मिला? बजट पर बहस का अधिकार मिला। स्पष्ट है? तीसरा बच्चे याद रखिएगा, जो कार्यकारिणी थी गवर्नर जनरल की, क्लियर है, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का भी क्या मिला बच्चे? अधिकार मिला, जो पहले नहीं था। प्रश्न पूछने का अधिकार। स्पष्ट है?
आपको ये बात याद रखनी है बच्चे कि 1892 के एक्ट में ये देखा गया कि भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की क्या हुई, शुरुआत हुई। फिर बजट पर बहस का अधिकार मिला और फिर बच्चे जो कार्यकारिणी थे उससे हम क्या कर सकते थे, अब प्रश्न भी पूछ सकते थे। यहां तक समझ में आया? अच्छा बच्चे, इसी समय क्या हुआ कि 24 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। किसका गठन हुआ बच्चे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। अब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया तो कांग्रेस का गठन अंग्रेजों ने इसलिए भी करवाया था बच्चे क्योंकि 1857 का इतना बड़ा विद्रोह हुआ और अंग्रेजों को पता नहीं चला। तो यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह सोचा कि आखिर भारतीयों के मन में क्या चल रहा था कि उस समय पता नहीं चला और इतना बड़ा विद्रोह हो गया। क्या बाद में ऐसा विद्रोह नहीं हो सकता? हो तो सकता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि क्या किया जाए जिससे पता चल जाए कि भारतीयों के मन में क्या है, किस बात को लेकर आक्रोश है कि ये कहीं ना कहीं विद्रोह कर दे। तब ब्रिटिश क्राउन ने सोचा बच्चे, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि क्यों ना भारतीयों को ये कहा जाए कि तुम लोग अपना एक दल बना लो, एक राजनीतिक दल बना लो, और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस राजनीतिक दल को बताओ और वो राजनीतिक दल हमें बताएगी जिससे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो बच्चे, अंग्रेजों की मंशा ये थी कि इस राजनीतिक दल से अंग्रेजों को पता चल जाएगा कि भारतीयों में क्या असंतोष था। तभी बच्चे क्या हुआ कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ बच्चे, गठन हुआ। अच्छा हाँ, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया तो धीरे धीरे कांग्रेस की लोकप्रियता क्या हुई, बढ़ते गई, जनाधार बढ़ते गया, लोगों का दायरा बढ़ता गया, लोगों का विश्वास बढ़ता गया। और बच्चे, कहीं ना कहीं कांग्रेस के बढ़ने से अब कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों के आंखों की क्या बन गई, किरकिड़ी बन गई। और बच्चे, अब जो अंग्रेज थे वो खुद कांग्रेस को पसंद नहीं करने लगे क्योंकि कांग्रेस का जनाधार, विश्वास बढ़ चुका था। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब यहां सभी लोग केयर कीजिएगा। फिर क्या हुआ कि अब अंग्रेजों ने सोचा ऐसा क्या किया जाए कि कांग्रेस को कमजोर किया जाए। तो बच्चे, इन्होंने देखा कि भारत में दो धर्म के लोग हैं, एक हिंदू और दूसरे मुस्लिम, जो बहुतायत में थे। हिंदुओं की संख्या मुस्लिमों से ज्यादा थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मुस्लिमों के कान में जाकर ये कह दिया बच्चे कि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, तुम्हें कौन पूछेगा। कहीं ना कहीं ये बातें बच्चे मुसलमानों के, मुस्लिमों के दिमाग में घर कर गई कि भाई कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, हमें कौन पूछेगा। अब यहां पर मुस्लिम जो हुए बच्चे यहीं से क्या हो गए, बैकफुट पर होने लगे और कांग्रेस में उनका समर्थन धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। अब हम मुसलमानों ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि हमें सुरक्षा मिले। तो अंग्रेजों ने कहा कि जब हिंदू अपनी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस बना सकते हैं तो आप लोग भी अपनी पार्टी बना लो। और बच्चे, उसी समय क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल थे एक, जिसका नाम था मिंटो, क्लियर है बच्चे, तो ये सभी मिंटो के पास चले गए और मिंटो ने कहा कि ठीक है, आप भी अपना दल बनाओ। और 31 दिसंबर 1906 में बच्चे, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किसका गठन हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। तो लो बच्चे, एक मुस्लिम लीग बन गया जो मुस्लिमों की पार्टी, और दूसरा हिंदुओं की पार्टी जो इन्होंने साबित कर रहा था किसे, कांग्रेस को। अब दो पार्टी हो गई। अब फिर अंग्रेजों ने कहा कि लो अलग अलग पार्टी बन गई तो अब क्या करो, अपने लिए अलग चुनाव क्षेत्र भी मांग लो जहां सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधि खड़े हो। अब यहां पर मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन की मांग भी की और अंग्रेजों ने कहा कि चलो हम कर देते हैं सुधार। और बच्चे, अंग्रेजों ने तुरंत इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी सोच से बच्चे अगला एक्ट पारित किया गया जिसे कहा गया 1909 का एक्ट। पूरी बात समझ में आई? मैं मिटा दूं बच्चे इसे? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला एक्ट है बच्चे 1909 का एक्ट, या हम कह सकते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। क्लियर है? यहां देखिए सभी बच्चे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। क्लियर है बच्चे? याद रखिए इसका एक दूसरा नाम है। क्या दूसरा नाम है? तो याद रखिएगा, इसे एक और नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहा गया बच्चे इसे? मार्ले मिंटो सुधार। तो एक बात याद रखिएगा बच्चे कि अंग्रेज और सुधार दोनों नदी के दो धारे थे जो कभी नहीं मिल सकते थे, क्योंकि ये सब उनका शोषण था। तो यहां याद रखना है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 आया बच्चे, इसे ही क्या कहा गया था?
मार्ले मिंटो सुधार। तो हमें यह जानना है कि मार्ले कौन था और मिंटो कौन था। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, जो मार्ले था बच्चे भारत राज्य सचिव। कौन था ये बच्चे? यही था भारत राज्य सचिव, जो कहां बैठा था? इंग्लैंड में। और मिंटो कौन था बच्चे? तो मिंटो ही था वायसरॉय। पूरी बात समझ में आई? अब देखिए, भारत राज्य सचिव इंग्लैंड में बैठा है और मिंटो भारत में वायसराय बनकर, अब इन दोनों ने क्या किया बच्चे? इस अधिनियम को पारित किया, भारत में लागू किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। अब देखते हैं कि इस सुधार में पहले क्या बात हुई। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि इसी सुधार में मुस्लिमों के लिए, किसके लिए बच्चे? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। मुस्लिमों के लिए क्या कर दी गई बच्चे? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। यहां एक बात याद रखना है बच्चे कि कांग्रेस कहती रह गई कि वो हिंदुओं की पार्टी नहीं है, लेकिन बच्चे फिर भी दिमाग में चीजें जा चुकी थी और न चाहते हुए भी मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई बच्चे। और कहीं ना कहीं इसी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ने भविष्य में किसका रूप ले लिया बच्चे? पाकिस्तान का। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत पाकिस्तान के बीज किस एक्ट के अंदर थे? तो आप क्या कहेंगे बच्चे कि भारत पाकिस्तान के जो बीज थे वो 1909 के एक्ट में थे। तो इस बात को याद रखना है कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन की क्या हुई बच्चे? व्यवस्था हुई। यहां तक क्लियर है? अच्छा, फिर यहां पर सभी लोग केयर कीजिएगा बच्चे कि वायसराय की परिषद में, वायसरॉय की परिषद में पहली बार की परिषद में प्रथम बार, क्लियर है बच्चे? प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति हुई। किसकी नियुक्ति हो गई बच्चे? एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति हुई। तो हमें इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति हुई। और ये जो भारतीय सदस्य थे बच्चे, इनका क्रम चौथा था। क्या था बच्चे? ये चौथा सदस्य थे। और इनको कौन सा पद मिला था? तो इन्हें विधि सदस्य का पद मिला था। तो क्वेश्चन ये है बच्चे कि वायसराय की परिषद में पहली बार जो एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति हुई थी, ये जो भारतीय सदस्य थे बच्चे, ये कौन थे? तो मैं यहां आपको दो प्रश्न सिखाना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न है बच्चे कि ब्रिटिश गवर्नर वायसराय की परिषद में पहुंचने वाले ये भारतीय सदस्य कौन थे? और दूसरा सवाल है बच्चे कि पूरे ब्रिटिश पीरियड के दौरान कौन से वो व्यक्ति थे जो सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे? तो याद रखिए, ये दोनों आंसर एक ही बच्चे। ये जो व्यक्ति थे यही सबसे ऊंचा पद भी था बच्चे। और ये व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा कि ये जो सदस्य थे, इन्हीं का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम था बच्चे इनका? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सभी लोग याद रखेंगे कि 1909 के एक्ट में मार्ले मिंटो सुधार में बच्चे वायसराय की परिषद में जो पहली बार एक भारतीय सदस्य नियुक्त हुए थे, उन्हीं का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बच्चे ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे ब्रिटिश पीरियड के दौरान, यानी भारत में जब तक ब्रिटिश पीरियड रहा बच्चे, पूरे ब्रिटिश पीरियड के दौरान ये सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे थे, जिनका नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए, हमने पूरे 1909 के एक्ट तक को कवर किया। अब हम अपने अगले एक्ट की ओर चलेंगे। क्लियर है सभी लोग?